आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th और सब्जेक्ट रहने वाला है ज्योग्राफी। इसमें हम आज जो चैप्टर देखने वाले हैं उसका टाइटल है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये जो जनसंख्या वितरण का ये टॉपिक है, ये 2011 की जनगणना तक दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो अंतिम आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। यहाँ हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी से संबंधित कुछ टॉपिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और हिस्ट्री, पॉलिटिकल से संबंधित भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक। इसमें हम बात करें, पहला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना जो है वो किस साल हुई थी। तो सबसे पहले भारत में जो जनगणना शुरू हुई थी वो हुई थी 1872 से। आपको ये बताना है उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था 1872 की जनगणना के समय। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। तो ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार पूछा गया है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास व उद्यमिता नीति अपनाई थी। तो वो नीति अपनाई थी 2015 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है भारत में विशालतम भाषाई समूह माना जाता है। तो वो माना जाता है भारतीय आर्य भाषा का जो समूह है वो सबसे विशाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। तो हम बात करें भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस समयावधि में भारत में जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक वृद्धि के रूप में दर्ज की गई। तो वो दशक है 1911 से लेकर 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशकीय समयावधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। मतलब जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की गई है, वो की गई है 1951 से लेकर 1981 तक के जो 30 वर्ष है, मतलब 3 दशक जो है इनमें जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। मतलब जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारत में जो अनुसूचित भाषाएं हैं वो कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो इसमें है सन 1991 से लेकर 2001 के दौरान निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में हुई है। तो ये जनसंख्या वृद्धि जो दर है 1991 से 2001 के दशक में वो सबसे कम कौन से राज्य में हुई है। तो वो हुई थी केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित भाषाओं में भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वो अपनी राजभाषा है हिंदी। ये सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। जो राजकीय कामकाज हैं वो हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति व्यक्ति वर्ग कितने किलोमीटर है। तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनसंख्या घनत्व जो भारत का है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो वो है बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व जो है वो बिहार राज्य का हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है भारत की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, वो की गई है 1.64%। वर्तमान में किशोरों का अंश जो है वो कितने प्रतिशत है, तो किशोर जो आते हैं वो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु वर्ग के जो लड़के और लड़कियां हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनका जो प्रतिशत है वो है 20.9%। देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है वो गांव में निवास करता है, तो देश की आधी से अधिक जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, इसलिए भारत को गांव का देश कहा जाता है और उसका जो हिस्सा है वो है 68.8%। शेष भाग जो है वो नगरों में निवास करता है, तो नगरों में निवास करने वालों का प्रतिशत है 31.16। अगला है ग्रियर्सन महोदय के अनुसार भारत देश में 179 जो भाषाएं हैं और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती हैं। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, प्रथम जनगणना तो 1872 में हुई थी, मगर संपूर्ण या नियमानुसार जो जनगणना है वो 1881 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है महिला श्रमिकों की संख्या कौन से सेक्टर में सबसे अधिक हमें देखने को मिलती है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक जो क्षेत्र है, वहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है वो अधिक है। भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार दर्ज की गई है और इस जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। अगला क्वेश्चन है जेंडर संवेदनशीलता क्या है, ये आपको समझाना है। जवाब हो जाएगा मानव में विशेष रूप से जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर राष्ट्र, सरकार तथा समाज द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे जेंडर संवेदनशीलता के प्रति बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज में सभी जेंडरों के लिए अलग अलग निर्धारण किए जा चुके हैं, जिनमें सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का आधार वो बन जाते हैं। यह एक प्रकार का अपराध है, इसीलिए सभी के लिए समान शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान कार्य के प्रति समान वेतन और समान जीवन जीने के अवसर सभी को प्राप्त हों, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान भी चलाया जा रहा है, जो सामाजिक भेदभाव को दूर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में हो रही लगातार कमी का प्रमुख कारण आपको लिखना है। तो भारत में कुछ दशकों से कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में लगातार कमी आती जा रही है। 2001 में इनका अनुपात जो था वो 58.2% था और फिर धीरे धीरे ये घटकर 2011 की जनगणना के अनुसार ये रह गया है 54.6%। तो इसमें लगातार कमी आती जा रही है। कृषि सेक्टर के श्रमिक जो हैं वो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है सीमित कृषि की उपलब्धता। नगरीकरण और औद्योगिकरण भी इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके साथ ही वर्षा की अनियमितता, भूमि जल स्तर का लगातार नीचे गिरना और कृषि से आर्थिक लाभ कम प्राप्त होना भी इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ हम बात करते हैं मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति होता है जिसको एक साल में कम से कम 183 दिन या उससे ज़्यादा कार्य करने का अवसर मिलता है, वो मुख्य श्रमिक
कहलाता है। साल में 365 या 366 दिन होते हैं और उनमें से अगर किसी को 183 दिन या उससे अधिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आता है, और अगर 183 दिन से कम कार्य करने का अवसर उसको प्राप्त होगा तो वो सीमांत श्रमिक की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन को समझाइए। तो इसका जवाब हो जाएगा, किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या जो है इसको 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है कृषक वर्ग, दूसरा कृषि मजदूर वर्ग और तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक वर्ग। चौथा जो वर्ग है वो अन्य श्रमिक की श्रेणी में आता है। प्राथमिक सेक्टर में श्रमजीवी जनसंख्या का जो अनुपात है वो सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। कुल श्रमजीवी का 54.6% जो है वो कृषक और कृषि मजदूर वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि घरेलू उद्योगों में केवल 3.8% श्रमिक ही लगे हैं, जबकि अन्य जो श्रमिक हैं उनका जो प्रतिशत है वो है 41.6%। अगला क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक संगठन का विवरण आपको लिखना है और ये आंकड़े आपको बताने हैं जनगणना 2011 के अनुसार कि कौन सी धर्म के अनुसार कितनी जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। सबसे पहले हम बात करें हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का जो कुल प्रतिशत है जनसंख्या का वो है 79.8%, मतलब 79.8%। तो हिंदू कहाँ कहाँ पर निवास नहीं करते वो यहाँ बताया गया है। जम्मू कश्मीर, भारत पाक सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में 70 से लेकर 90% जनसंख्या के रूप में हिंदू पाए जाते हैं। यहाँ जो हिंदुओं का प्रतिशत है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। दूसरा धर्म है मुस्लिम धर्म। इसका कुल जनसंख्या में 14.2% हिस्सा आता है और ये मुस्लिम जो लोग हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इनका जो अनुपात है वो ज़्यादा है। अगले धर्म की हम बात करें तो ईसाई धर्म का कुल जनसंख्या में जो हिस्सा है वो 2.3% का है और ये गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में निवास करते हैं। सिख धर्म का कुल जनसंख्या में जो हिस्सा है वो 1.7% का है और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में निवास करते हैं। तो यहाँ बौद्ध धर्म की हम बात करें तो इसका कुल प्रतिशत 0.7% है और महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये बौद्ध धर्म के व्यक्ति जो हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। अंतिम है जैन धर्म। इसका कुल जनसंख्या में जो भाग है वो है 0.4% और राजस्थान के जो नगरीय क्षेत्र हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कोई 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो निश्चित स्थान या फिर निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या जो परिवर्तन है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मतलब समय है वो भी निश्चित है, स्थान है वो भी निश्चित है और उस समय या स्थान में जो अंतराल होता है, जो अंतर आता है, वही क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है और उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर ये परिवर्तन बढ़ जाता है तो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है और अगर ये परिवर्तन समान रहता है तो समान जनसंख्या वितरण कहलाता है और अगर ये कम हो जाए तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं, जिसमें पहला कारण है भारत के ग्रामीण व कमज़ोर शैक्षणिक स्तर वाले राज्यों में पुरुष प्रधान समाज की धारणा से लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अतः अशिक्षा जो है वो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो पहले बिंदु में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण किसको माना है, अशिक्षा को।
दूसरा प्रमुख कारण जो है वो है प्रवास। भारत के कुछ राज्यों में प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो भारत में 1951 से लेकर 1981 तक के जो ये 3 दशक हैं, इन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था के रूप में जाना जाता है। इस समयावधि में उच्च प्रजनन दर और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसके कारण जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 2.2% तक रही है। इस समयावधि में जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च रहने के साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या जो है वो अधिक होने के कारण भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि दूसरे देशों के व्यक्ति जो हैं उन्होंने भी भारत में शरण ले ली, जिसके कारण भारत की जनसंख्या बढ़ गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जो है ये फरवरी 2014 में शुरू की गई थी, जो भारत के युवाओं के लिए समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उनको सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, यही राष्ट्रीय युवा नीति का प्रमुख लक्ष्य है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 वर्ष की आयु से लेकर 29 वर्ष की आयु तक के जो व्यक्तियों का जो समूह है उनको युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका क्या है वो आपको बतानी है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु जो है वो सबसे अधिक प्रभावी कारक माना जाता है। भारत में अनुकूल जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा राज्यों में जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक तथा वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी उच्च हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो रहने के लिए अनुकूल है। भारत में प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहाड़ी प्रदेशों वाले राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ये प्रतिकूल जलवायु वाले प्रदेश हैं। वहीं मरुस्थलीय भाग जो पश्चिमी राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत हमें कम देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ का जनघनत्व जो है वो भी कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता जो है वो उच्च होने के 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो भारत अनेक भौतिक स्वरूप, जलवायु, उच्चावच वाला विस्तृत भौगोलिक भाग कहलाता है, जिसमें अनेक राज्यों में अनेक भिन्नताएं जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता उच्च होने के कई कारण हैं, जिनमें यहाँ हम 2 प्रमुख कारण देखने वाले हैं। पहला जो कारण है वो माना गया है भारत के गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में द्वितीयक व्यवसाय व तृतीयक व्यवसाय को पूर्ण करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे इन राज्यों की श्रम सहभागिता जो है वो अन्य राज्यों से उच्च है। दूसरा इसका बिंदु है भारत के पहाड़ी तथा मरुस्थलीय प्रदेशों वाले राज्यों में व्यावसायिक क्रियाएं कम होने के कारण यहाँ श्रम सहभागिता जो है वो कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पिछले दशकों में भारत में नगरीय जनसंख्या तीव्र दर से बढ़ने के क्या कारण है वो आपको बताने हैं। तो भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो आर्थिक विकास, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेज़ी से बढ़ रही है, और ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं ये हमें केवल नगरों में ही प्राप्त हो सकती हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि से आप
क्या समझते हैं तथा जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से माने जाते हैं। तो यहाँ दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या के प्रमुख वृद्धि घटकों की बात करें तो उनमें दो प्रमुख घटक हैं। एक तो प्राकृतिक घटक जिसमें जन्म व मृत्यु आती है और दूसरा है अभिप्रेरित घटक जिसके अंतर्गत उत्प्रवास और आप्रवास आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो भारतीय की जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली प्रावस्था जिसको क की श्रेणी में रखा है, इसकी समयावधि 1901 से लेकर 1921 ईस्वी तक मानी गई है। ये स्थिर प्रावस्था की श्रेणी में आती है। इसमें 1911 से 1921 तक का जो दशक है उसमें जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो ऋणात्मक रही है। यहाँ पर जन्म दर भी उच्च रही है और मृत्यु दर भी उच्च रही है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है। दूसरी प्रावस्था का समय है 1921 से लेकर 1951 तक। इसमें जनसंख्या की वृद्धि जो है वो स्थिर रही है। यहाँ इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी हमें देखने को मिली है। तीसरी प्रावस्था 1951 से लेकर 1981 तक मानी गई है। इसमें भारत में जनसंख्या का विस्फोट सर्वाधिक हुआ है, मतलब जनसंख्या वृद्धि का काल यह रहा है। इस समय मृत्यु दर में तीव्र गति से ह्रास हुआ है और जन्म दर जो है वो निरंतर उच्च रही है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। चौथी जो प्रावस्था है उसका समय है 1981 से लेकर वर्तमान तक। इस समय जनसंख्या वृद्धि दर तो उच्च रही है परंतु धीरे धीरे वो घटने लगी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि जनसंख्या में कौन कौन शामिल होते हैं। तो कृषि जनसंख्या में किसान या कृषि मजदूर और उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु के किशोर और किशोरियों का प्रतिशत कितना है। तो इस आयु वर्ग में किशोरों का जो प्रतिशत है वो तो है 52.7% और किशोरियों का प्रतिशत इसमें है 47.3%। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।